एमसीक्यूज ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेटर्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड्स इज कोऑर्डिनेटर डिराइव्ड? किस लैटिन वर्ड से कोऑर्डिनेटर शब्द को लिया गया है, कोऑर्डिनेटर वर्ड लिया गया है? ऑप्शन ये सारे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटर में आता है आपका क्वाड। क्वाड का मतलब हमें पता है कि 4 होता है। ओके। और लैटरल आपका लिया गया है लैटस से। लैटस का मतलब होता है साइड्स, यानी 4 साइड वाले को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। ओके, तो ऑप्शन बी, कोऑर्डी मीन्स 4 और लैटस मीन्स साइड्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? वही चीज जो अभी मैंने कहा कि क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लैटस का मतलब होता है साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है? जैसे कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके ये जो चारों एंगल है ना, इनका सम क्या होता है? तो इनका सम हमें पता है कि 360 डिग्री होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहता है कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कोई सा भी शेप हो, 4 साइड वाला है, अगर अगर 4 साइड वाला है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the two defining conditions for a quadrilateral to be called a rectangle? कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको रेक्टेंगल हम कब कह सकते हैं? क्या दो कंडीशन है? तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें पता है, सॉरी, रेक्टेंगल के बारे में हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और क्या होता है, इसके एंगल्स जो होते हैं ना, वो सारे 90 डिग्री होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। ऑल एंगल्स 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये साइड इसके इक्वल है और ये दो डंडी वाला इस दो डंडी के इक्वल है। ओके। Next question. If a carpenter needs to form a rectangle using two strips of wood as diagonals and one strip is 8 centimeter long, what should be the length of other strip? कोई कारपेंटर है, उसको रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के लिए वो दो लकड़ी का स्ट्रिप ले रहा है। ओके। और उसको एज डायगोनल्स यूज कर रहा है, जैसे डायगोनल्स। ठीक है, पहले डायगोनल बना रहा है, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को यानी एंड्स को मिला करके वो रेक्टेंगल बनाना चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक स्ट्रिप जो लकड़ी की उसने ली है, जिसको उसको डायगोनल बनाना है, वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो दूसरा डायगोनल बनाने के लिए उसको कितने लेंथ की लकड़ी लेनी होगी? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी। ओके, देखिए यहाँ पे एरर है, ये ऑप्शन सी होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेनेशन में वही हो गया कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। रेक्टेंगल के डायगोनल्स का लेंथ हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन फॉर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू बाइसेक्ट ईच अदर? जैसे हम कहते हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल, जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है वो पूछ रहा है। तो देखिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली बांटना, इक्वली डिवाइड कर देना, बराबर बराबर बांट देना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, दे डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, bisecting a quantity means dividing it into two equal parts. Next question, what can be said about the opposite angles of a parallelogram? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? और आपके ऑप्शन है ये सारे। तो देखिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होते हैं।
अपोजिट एंगल यानी दो डंडी वाले ये दोनों इक्वल हो गए, और सिंगल डंडी वाले ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा दे आर ऑलवेज इक्वल, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ऑप्शन बी। व्हाट इज अ कॉन्जेक्चर इन ज्योमेट्रिक रीजनिंग? देखिए कॉन्जेक्चर वर्ड जो है ना वो आपका फिगर इट आउट जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये वर्ड आया था। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग में कॉन्जेक्चर का मतलब क्या होता है? तो कॉन्जेक्चर का मतलब होता है आपका ऑप्शन बी, a statement about which we are highly confident but not yet sure if it always holds true। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में हम पूरा कॉन्फिडेंट तो हैं कि ये सही है, लेकिन ये हम श्योर नहीं है क्या ये हमेशा सही होगा या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which property states that when the sum of internal angles on the same side of transversal is 180 degree, the lines are parallel? तो ये हमने बुक में पढ़ा हुआ है, वो होता है ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, मैं एक पैरेललोग्राम ही बना ले रहा हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि AD जो है वो BC के पैरेलल हुआ। ठीक है, तो AB क्या होगा? AB वो लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर रहा है। AB कौन सी लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर रहा है? यानी AD और BC, AD और BC पैरेलल लाइंस है ना, उनको ज्वाइन कौन कर रहा है? AB। तो AB क्या हो गया? AB को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करे उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल ऑन द सेम साइड कह रहा है ना, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ए बी हमारा ट्रांसवर्सल है, और सम एंगल का सम, सेम साइड के एंगल का सम यानी एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री है। तो AD और BC क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द relationship between squares and rectangles represented using a Venn diagram? और ऑप्शंस हैं ये सारे। तो देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है? हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन है? रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो देखते हैं क्या स्क्वायर में भी होता है? अपोजिट साइड्स इसके भी इक्वल होते हैं और इसके भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, यानी कि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन सारा रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम भी बना करके देखते हैं। ये रहा आपका वेन डायग्राम। तो ये ब्लू वाला हो गया आपका, ये सारे रेक्टेंगल हो गए और बीच में हो गया स्क्वायर्स, यानी कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए चारों साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल के चारों साइड्स तो इक्वल नहीं होते आपस में, जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अ स्क्वायर सर्कल कंप्लीटली इनसाइड अ रेक्टेंगल सर्कल। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा है, और अगर कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडिशनल कंडीशन इज नीडेड फॉर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल टू फॉर्म अ स्क्वायर? ऑप्शन ये सारे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स के लिए एडिशनल क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो स्क्वायर बन जाए? रेक्टेंगल के डायगोनल्स की क्या
के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये आपका हो गया मिड पॉइंट। ओके, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इनका हो गया मिड पॉइंट। और स्क्वायर के बारे में क्या है? स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, साथ ही साथ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है, ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। तो बस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने के लिए उसके डायगोनल्स को क्या होना पड़ेगा? दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने वैसे शो किया हुआ था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए सेम चीज, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। लेकिन स्क्वायर के केस में रेक्टेंगल सॉरी डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर ऑल रेक्टेंगल्स? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दे डिवाइड द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इनटू टू हाफ्स। ओके, इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा आपको दिख भी रहा होगा कि ये एंगल ज्यादा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एंगल को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल ये 90 डिग्री होता है, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन सी है, दे डिवाइड द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स, 45 डिग्री 45 डिग्री। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, ये अगर आपका 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ quadrilateral has parallel opposite sides but is not necessarily a rectangle? अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेलल लेकिन रेक्टेंगल नहीं होता है। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ये हो गया आपका अपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया, सिंगल डंडा वाला सिंगल डंडा की इक्वल और डबल वाला डबल की इक्वल। ठीक है, इसके भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये सारे एंगल 90 डिग्री होने होंगे, तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल तो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ इन अ पैरेललोग्राम व्हाट इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, यानी जस्ट बगल वाले, तो ये होता है 180 डिग्री, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रोम्बस? रोम्बस का क्या डेफिनेशन है? रोम्बस के बारे में हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, जस्ट चारों साइड अगर इक्वल है तो वो हो गया रोम्बस। अब देखते हैं कि कौन सा कह रहा है इसमें, अकॉर्डिंग इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये हो गया, ये रहा आपका रोम्बस। रोम्बस होने के लिए जस्ट यही रिक्वायर्ड है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, तो वो रोम्बस कहलाएगा। यही केस स्क्वायर में भी होता है, तो स्क्वायर भी तो एक रोम्बस ही है बच्चों। स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रोम्बस ही तो है, इसके भी चारों साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो वो अपने आप अपोजिट साइड उसके पैरेलल हो ही जाते हैं। ठीक है, वो होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है तो ये कंफर्म है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं
तो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने स्क्वायर शो किया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर में भी आप देख सकते हो कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है। नाउ, what is the property of the diagonals of a rhombus concerning their intersection angle? यानी रोम्बस के जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एंगल कितने बनाते हैं, वहां 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 90 डिग्री, ये इसकी बात हो रही है। ये आपका डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया। ओके, तो ये जो 90 एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, और यही केस स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर के भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस ही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ काइट डिफाइंड एज? काइट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो काइट, ये आपका मैंने यहाँ फोटो दिया हुआ है, यस। काइट में क्या होता है ना कि इसमें जो नॉन ओवरलैपिंग साइड्स हैं, पेयर ऑफ साइड्स, वो नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि आपका ये हो गया और ये हो गया, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स हैविंग द सेम लेंथ। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया? ओवरलैपिंग का मतलब हो जाता है, ओवरलैपिंग का मतलब हो जाता है जैसे अपोजिट साइड्स हो जाते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर लाग कर रख देंगे तो ओवरलैप कर देंगे, तो ये इक्वल होते हैं। ये होते हैं पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स या ओवरलैपिंग साइड्स इक्वल। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग क्या हो गया? जैसे कि आप देख सकते हो काइट में जस्ट बगल वाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों साइड क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। तो नॉन ओवरलैपिंग साइड्स इक्वल होते हैं काइट में। इसको हम एडजेसेंट साइड्स भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स। लेकिन एडजेसेंट साइड्स तो ये वाला और ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन पेयर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल होते हैं किसमें? काइट में, ठीक है। काइट को कुछ इस तरीके से तो बनाते हैं हम लोग, ये दो बड़े वाले साइड इक्वल हो गए आपस में और ये दोनों छोटे वाले साइड आपस में इक्वल हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रेपीजियम डिफाइंड एज? ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा लग रहा है इसमें सही। A quadrilateral with two pairs of parallel opposite sides, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन at least one. Now next question, what is a trapezium defined as? ट्रेपीजियम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ट्रेपीजियम में पहले मैं ट्रेपीजियम का फोटो दिखा देता हूं आपको। ये रहा आपका ट्रेपीजियम, ये रहा आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड जो है ना, ये बस पैरेलल होते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल ओनली, एटलीस्ट कहते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल हो सकते हैं। वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो वो भी आपका ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रेपीजियम डिफाइंड एज? ट्रेपीजियम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ट्रेपीजियम इस तरीके का होता है, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपका ट्रेपीजियम, इसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया आपका, अ क्वाड्रिलेटरल विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। ओके, ऑप्शन सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, in an isosceles trapezium, what is true about the angles opposite to the equal sides?
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या हुआ, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये तो हो गए इसके पैरेलल साइड्स, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल लेंथ के हो जाए, जैसे सपोज करो कि ये जो ट्रेपीजियम है उसका हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, तो ए डी और बी सी तो पैरेलल है, तभी तो ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसको कब बोलेंगे, आइसोसेलेस ये तब होगा जब नॉन पैरेलल साइड यानी ए बी और सी डी इक्वल हो जाएं। ए बी और सी डी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स है ना, वो जब इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। अपोजिट साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं यानी ए बी और डी सी, इसके अपोजिट एंगल जो हैं उनके बारे में क्या कहता है, क्या कहते हो इनके बारे में, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी ऑप्शन बी, दे आर ऑलवेज इक्वल। एंगल बी एंड एंगल सी जो होंगे वो इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है कि जो इक्वल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल इक्वल साइड्स यानी ए बी और सी डी, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, यानी एंगल बी सी डी का अपोजिट एंगल हो गया और एंगल सी साइड ए बी का अपोजिट एंगल हो गया, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, आई होप कि वीडियो से कुछ फायदा हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।